अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। पहले अगर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के, तो आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस को कौन सा टर्म बहुत अच्छे से, कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर पे हमारा सॉलिड वेस्ट को हम हीट करते हैं, क्या ये हमारा पायरोलाइसिस होता है। या फिर सॉलिड वेस्ट इज इंसिनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। या वेस्ट वाटर को हम ऑक्सीजन की हेल्प से ट्रीट करते हैं। फिर वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विदाउट ऑक्सीजन, इसको हम पायरोलाइसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि क्या आंसर होगा। वेल, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से जो है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1.3 के से ज्यादा लोग उस पर जुड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप वहाँ पे भी आंसर इसका देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन हो गया है वो हमारा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू लेवलिंग आर करेक्टली डिफाइंड। तो इनमें से कौन सा टर्म जो लेवलिंग के लिए जो रिलेटेड है, उससे इनमें से कौन सा टर्म बिल्कुल करेक्ट डिफाइंड है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अगर हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बोल रहा है द लाइन joining the intersection of the crosshair to the optical center of the object glass and its continuation। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि लाइन ऑफ कॉन्डिमेशन क्या होता है, ये एक लाइन है जो कि ज्वाइन करती है हमारे क्रॉस हेयर को, क्रॉस हेयर और एक हमारा ऑप्टिकल सेंटर है जो ऑब्जेक्ट ग्लास का, उसके ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करती है और उससे फिर कंटिन्यू होती है। क्या इस लाइन को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और हमें वैसे भी करेक्टली डिफाइंड स्टेटमेंट ही फाइंड करने हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बैक साइड जो है वो फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द लेवल इज सेटअप। सपोज मुझे यहाँ पर हमने एक लेवल सेटअप किया, यहाँ पे हमारे टेलीस्कोप है। लेवल सेटअप करने के बाद जो जिसकी हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसको हम बैक साइड कहते हैं। जहाँ पे लेवल सेटअप करते हैं उसका हमें आरएल पता होता है। जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसे हम बैक साइड कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेल, नेक्स्ट बोल रहा है कि फोर साइड। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट रीडिंग ली तो उसे बैक साइड बोलते हैं। फिर मान लो हमने एक और रीडिंग ली और उसके बाद हमने इसकी एक और आखिरी रीडिंग ली, तो जो हमारी लास्ट रीडिंग होती है, जो हमारी लास्ट रीडिंग होती है उसे हम फोर साइड कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि फोर साइड लास्ट स्टाफ रीडिंग प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ लेवल। फोर साइड होने के बाद अगर हमें फिर से रीडिंग कंटिन्यू करनी है तो हम यहाँ पर लेवल को शिफ्ट करते हैं और फिर से हम जो एक रीडिंग लेते हैं फिर बैक साइड होगा और इस तरीके से चलता रहता है। तो बेसिकली या तो हमारी वो लास्ट रीडिंग है या फिर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। तो लास्ट रीडिंग का मतलब क्या है कि लेवलिंग का प्रोसेस हमारे यहाँ पे खत्म होने वाला है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट रीडिंग को हम फोर साइड बोलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप अबव द ग्राउंड वेयर द लेवल इज सेटअप। तो बेसिकली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से डिवाइड किया कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप। तो ये मेरा टेलीस्कोप है, इसके सेंटर से लेके हमारे अबव द ग्राउंड, बस यहाँ तक की डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो नहीं, ये तो हमारी बैक साइड होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो होता है हमारा आरएल, उस पोजीशन का आरएल प्लस हमारा बैक साइड, ये हमारा टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि इसका मतलब फोर्थ कट गया, फोर्थ कटते ही हमारे ये तीनों ऑप्शन कट गए। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में फिर से पूछा जा सकता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वाटर कंटेंट फॉर द 100 ग्राम्स फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज 23.4 ml, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझेंगे कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है और डिटर्मिनेशन सेटिंग टाइम के लिए क्या करता है। पर यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैंने 100 ग्राम सीमेंट लिया है, जिसका साउंडनेस टेस्ट किया, तो हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट था वो 23.4 ml आया है। तो उसी का अगर उसी टेस्ट का, उसी जो सीमेंट का जो कंपोजिशन हमने लिया है, जो हमारा टेस्ट के लिए सीमेंट लिया गया है, अगर उसका सेटिंग टाइम रिक्वायरमेंट फाइंड करना है तो हमें कितना वाटर का परसेंटेज चाहिए होगा। सबसे पहली बात, अगर हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो साउंडनेस टेस्ट हमारा किस टेस्ट से किया जाता है, अब हमें नहीं पता। या तो हो सकता है अगर फ्री लाइम की वजह से कर रहे हैं तो लीच एटिले टेस्ट होगा, और अगर हमारा मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों की वजह से देखा जा रहा है तो ऑटोक्लेव टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है वो होता है हमारा 0.78 पी। अब यहाँ पे ये पी क्या है, पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है हमारा जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते हैं विकेट एपरेटस से। ये सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए। तो अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करें तो वो हमारा किससे किया जाता है, विकेट एपरेटस से किया जाता है। विकेट एपरेटस से करने के बाद क्या होता है बेसिकली इसमें कि विकेट एपरेटस होता है हमारा, उसमें एक प्लंजर होता है जिसमें हमारा एक मोल्ड होगा। उस प्लंजर को हम सीमेंट रखेंगे, सीमेंट रखने के बाद इसमें वाटर को अमाउंट ऐड करते जाते हैं। ये इस तरीके से वाटर कंटेंट हमें ऐड करना है, वाटर का अमाउंट ऐड करना है।
कि जो मेरा प्लंजर है वो एटलीस्ट टॉप से हमारा 32 से लेके या फिर 33 से लेके 35 तक ही हमारा नीचे चला जाए, मतलब श्रंक हो जाए, नीचे चला जाए, डिप हो जाए। तो इस तरीके से जिस वाटर कंटेंट पे ऐसा हो जाएगा उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो पी से डिनोट कर देते हैं उसका 0.78 अमाउंट ऑफ वाटर हम साउंडनेस टेस्ट के लिए लेते हैं। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.78 से करके हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 0.78 पी की वैल्यू हमें दे भी रखी है 23.4 ml। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 23.4 ml के। अब मैं यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 23.4 अपॉन 0.78। अब हमें पता है कि सेटिंग टाइम जिस तरीके से हमें पता चला सेट जो हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है उसके लिए 0.78 पी चाहिए होता है, उसी तरीके से सेटिंग टाइम के लिए हमारा सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी चाहिए होता है। पी की वैल्यू मैं अभी निकाल चुकी हूँ, तो 0.85 तो यहाँ रखेंगे, पी को मल्टीप्लाई कर देंगे 23.4 0.78 23.4 0.78। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे दो डेसिमल है, ये दो डेसिमल है, कैंसिल हो गया। अभी एक डेसिमल है, इसको हटा के हम नीचे 1/10 कर देंगे। फाइन। अगर हम बात करें 78 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप 3 8 जा 24 होता है, तो 2 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 1 22 एंड 23, तो 2.4 आ गया। तो ये 3 टाइम्स में बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से हमारा आ रहा है 85 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अगर हम बात करते हैं अब 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 5 जा 15 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, 8 3 जा 24 एंड 21 और 25। तो ये बेसिकली आ जाएगा 255/10 और यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा आ रहा है 25.5 ml। तो ये मेरा आ रहा है जब सेटिंग टाइम के लिए मुझे पानी चाहिए। 0.85 की वैल्यू आ रही है, 0.85 पी की वैल्यू आ गई 25.5 ml। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो 25.5 ml आ रहा है, जो कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए। अब अगर हम बात करें तो हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग टाइम के बारे में बात की है तो विकेट एपरेटस के डायमेंशंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विकेट एपरेटस की बात करते हैं, अगर विकेट एपरेटस की बात करें तो विकेट एपरेटस में क्या है, एक हमारा मोल्ड होता है जिसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो अगर हम उसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन हमारा क्या है, इस हमारा एक मोल्ड होगा, सिलेंड्रिकल मोल्ड होगा जिसकी डायमीटर, हमारी डायमीटर की बात करें तो 80 डायमीटर होती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की या फिर हाइट की बात करते हैं तो ये बेसिकली 40 का होता है। 40 का इसकी हाइट देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे हम इसके प्लंजर की बात करें, तो प्लंजर की हाइट 50 होती है। प्लंजर की हाइट 50 होगी और इसके डायमीटर की बात करते हैं तो वो 10 इसकी डायमीटर देखने को मिलेगा। और इसके वेट की बात की जाए, अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो वेट इसका, प्लंजर का वेट मिलेगा आपको 300 ग्राम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, अगर हमारा ऑर्डिनरी इनिशियल सेटिंग सीमेंट है तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट्स होना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट होना चाहिए कि हम अच्छे से उसमें सारे काम कर सकें। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमारी निडल होती है वो हमारी स्क्वायर निडल होती है, जिसकी डायमेंशन हमारी 1 होती है। स्क्वायर निडल देखने को मिलती है हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जिसकी डायमेंशन हमारी 1 है। वहीं पे अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम में हमारा सर्कुलर सर्कुलर एनुलर सर्कुलर देखने को मिलता है। एनुलर सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी डायमीटर आपको 5 देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारा कुछ विकेट एपरेटस के बारे में हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम ली चेटिलियर टेस्ट के बारे में करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 5 देखने को मिला। अब अगर हम बात करें ली चेटिलियर टेस्ट की तो ली चेटिलियर टेस्ट भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो ली चैटिलियर टेस्ट बेसिकली कब किया जाता है, जब हमारा फ्री लाइम की वजह से साउंडनेस टेस्ट को चेक करना है। तो फ्री लाइम की वजह से हम साउंडनेस टेस्ट को चेक करते हैं। और वहीं पे अगर मैग्नीशिया और लाइम दोनों की वजह से चेक किया जाएगा, मैग्नीशिया और लाइम दोनों की वजह से चेक किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट। मैग्नीशिया एंड लाइम की वजह से, मैग्नीशिया एंड लाइम की वजह से चेक किया जाएगा तो ऑटोक्लेव टेस्ट बोला जाता है। अगर ली चैटिलियर टेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ली चैटिलियर टेस्ट में भी हमारा एक मोल्ड होता है। उसको अगर हम सामने से देखो तो कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी हमारी हाइट आपको देखने को मिलेगी 30 30 इसकी हाइट देखने को मिलती है और इसकी डायमीटर भी आपको 30 देखने को मिलेगी। तो दोनों ही चीज तो हमारी 30 होती है और इस तरीके से इसका एक रॉड निकला रहता है। लेकिन अगर हम ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा इसका। और हमारा ये थोड़ा और अंदर से होता है। अगर इसकी बात करें तो आपको डायमीटर तो पता ही है, 30 देखने को मिलती है, 30 इसकी डायमीटर होती है। और इसकी जो थिकनेस है वो हमारी होती है, थिकनेस जो है हमारी इसकी 0.5 इसकी थिकनेस होती है, 0.5 को इसकी 0.5 यहाँ से जो ये इस तरीके से निकला होता है, इसको अगर हम बात करें तो यहाँ सेंटर से जो इसकी लेंथ है वो 165 लेंथ है, वो हमारी 165 वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन द ऑपोजिट बैंक। 2 पॉइंट हैं P एंड Q जो कि ऑपोजिट बैंक पर है ऑफ अ रिवर। तो सपोज ये हमारी रिवर है और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा Q, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा P।
द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर ऑब्टेन इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो कौन सी लेवलिंग की जब अपोजिट बैंक्स पर पॉइंट होता है तो वो हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग है, उसको हमने किया। तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट पी के पास रखा है तो हमारी स्टाफ रीडिंग हमें देखने को एच पी और एच क्यू के नाम से दे दिया। फिर अगर क्यू के पास हमारी इंस्ट्रूमेंट रखा है तो हमें एच पी डैश को बोला और एच एच क्यू डैश बोल दिया। तो ये हमारा कुछ रीडिंग है। अब हमें बोल रहा है कि आर एल ऑफ पी आपको दे रखा है, इसका आर एल दे रखा है आपको, और आर एल ऑफ क्यू हमें फाइंड करना है। आर एल ऑफ क्यू फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें आर एल ऑफ पी हमें दे रखा है, आर एल ऑफ क्यू हमें फाइंड करना है, तो हम पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम एच एल की वैल्यू निकालते हैं। तो एच एल क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे और इनका सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या बोला गया, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इसका डिफरेंस निकाल लेंगे जो हमारे ऊपर रीडिंग दे रखी है। तो एच क्यू माइनस एच पी करेंगे, एच क्यू माइनस एच पी करेंगे, एच क्यू माइनस एच पी और प्लस करेंगे फिर, और यहाँ पर करेंगे क्यू डैश माइनस एच पी डैश, और हम इसको एच पी डैश, तो एच क्यू डैश माइनस एच पी डैश और हम इनका सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3.2720 माइनस करना है हमें 2 से। अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बोल रहा है कि 3.720 माइनस 2.000, उसको जब माइनस करें तो बेसिकली हमारा आएगा 1.720 प्लस करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एच 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 क्यू नॉट माइनस एच क्यू नॉट माइनस एच क्यू डैश माइनस एच क्यू एच पी डैश है, तो हमारा ये हो जाएगा 2.420 माइनस 0.810, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, 1.610 डिवाइड बाय 2, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐड करने पे हो जाएगा 0 से 0, 2 + 1 3, 6 + 7 13 का 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 3.33/2। बेसिकली अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.665, ये मेरा आ रहा है 1.665। वेल यहाँ पे अगर हम एच एल की बात करें तो बेसिकली आर एल ए की आर एल पी मान लेते हैं, इसको पी दे रखा है पॉइंट का नाम। तो आर एल पी की जो है हमारी आर एल पी अगर मुझे सपोज फाइंड करना होता तो क्या हो जाता हमारा आर एल क्यू प्लस एच एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर अब यहाँ पर एच एल हमारा पॉजिटिव में है तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा यहाँ पर। तो आर एल पी की वैल्यू दे रखी है हमें 100, यहाँ आर एल क्यू मुझे फाइंड करना है प्लस हमारा 1.665। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आर एल क्यू के लिए क्या हो जाएगा 100.000 माइनस कर देंगे 1.665। तो जब इसको माइनस करेंगे, जब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट, हमारा ये हो जाएगा, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा 89। ये बेसिकली आ रहा है हमारा 98.335 मीटर, सॉरी। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा आर एल क्यू की वैल्यू आ रही है 98.335 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एल ऑफ अ फ्लोर एट अ बिल्डिंग इज 74.4 मीटर। आर एल ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है, सपोज ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर है ये, उसका आरएल हमें दे रखा है, इसका आरएल दे रखा है 74.4 मीटर, 74.4 मीटर। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज 1.625। यहाँ पर जब मेरी स्टाफ रीडिंग हमने फ्लोर पे रखी तो इसकी वैल्यू मान लो आ रही है हमारी 1.625 मीटर, एंड द स्टाफ रीडिंग व्हेन इट इज हेल्ड इन्वर्टेड विद द बॉटम टचिंग द सीलिंग। यहाँ से एक स्टाफ रीडिंग रखी है और जब उसको हमने रखा, इसकी स्टाफ रीडिंग जब सीलिंग से उल्टा करके रखी तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 2.870। अब वो बोल रहा है देन द हाइट ऑफ द सीलिंग फ्रॉम अबव द फ्लोर इज। तो ये सीलिंग है मेरा, ये सीलिंग है और ये मेरा फ्लोर है। तो फ्लोर से ऊपर की हाइट हमारी सीलिंग तक की, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जब ऐड कर देंगे तो मेरे को हाइट ऑफ द सीलिंग मिल जाएगी अबव द फ्लोर। तो 2.870 प्लस करेंगे हम 1.625 को, तो इनको जब ऐड कर देंगे तो मुझे बेसिकली हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द फ्लोर मिल जाएगी। तो इनको ऐड करने से क्या आएगा हमारा 5 आएगा, ये 9 आएगा, ये 14 आएगा, 1 कैरी करेंगे 4.495 मीटर। तो 4.495 मीटर आ गया मेरा, ये हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द फ्लोर है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं पे अगर हम आरएल पूछा गया होता तो मैं इसको 74.4 मीटर से ऐड कर देती तो मुझे हाइट ऑफ द सीलिंग भी मिल जाता और आरएल ऑफ द सीलिंग भी मिल जाता। ईएससी 2012 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एसएससी जेईई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अ मेथड ऑफ लेवलिंग अडॉप्टेड व्हेन। तो इनमें से जो हमारे स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट हमें पता करने हैं, कंसीडर करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ईएससी 2009 में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो अब अगर हम बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अपार्ट इज टू बी डिटरमाइंड विद द ग्रेड प्रिसिशन।
तो बेसिकली वो बोल रहा है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या हम तब लेते हैं जब हमें कोई दो डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करना है, डिफरेंस देखना है हमें उनके बीच में, कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें ग्रेट प्रिसिशन से पता करना है। तो जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो हमें अगर बहुत अच्छे से इसका बिना एरर फ्री हमें पता करना है तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग को बिल्कुल कंसीडर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बोल रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट्स एज़ इन द केस ऑफ डीप वे वैली और अ रिवर। तो अब वो बोल रहा है कि अगर डीप वैली या फिर रिवर है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था पुराने क्वेश्चंस में, तो अगर डीप वैली और रिवर है तो हम ऑब्वियसली सेटअप नहीं कर पाएंगे, हम लेवल को सेटअप नहीं कर पाएंगे, लेवल नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर एक बार रख के करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे रख के करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर और वैली के बीच में लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर भी हम रेसिप्रोकल लेवलिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब वो बोल रहा है कि एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेंटरिंग ऑफ लेवल इज टू बी एलिमिनेटेड। तो क्या इससे जो हमारा सेंटरिंग की वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें एरर देखने को मिलता है, क्या वो इससे रिमूव हो जाता है? तो नहीं। जब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो हमारे 3 तरीके के एरर हटते हैं। एक होता है हमारा कॉलिमेशन एरर, तो एक तो हमारा कॉलिमेशन एरर हटता है, एक हमारा होता है कर्वेचर का एरर। आपको कर्वेचर का एरर देखने को मिलेगा, हटने को मिलेगा, हटता हुआ देखोगा। एक हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो तीनों हटते हैं। तो कॉलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, इन तीनों की वजह से जो एरर है उसको रिमूव करता है, उसको एलिमिनेट करता है। कहीं से भी दूर-दूर तक हमारे सेंटरिंग ऑफ लेवल की बात नहीं होती है। तो सी जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गलत होती है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए और पहला दूसरा बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? जो नहीं करेक्ट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सी 2008 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल। सही बात है। जब हम पहला लेवल लगाते हैं, हमने लेवल सेटअप किया, पहली रीडिंग लेते हैं तो उसे हम बैक साइड बोलते हैं। फिर हम उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेते हैं, तो जो हमारा क्या है वो हमारा, और फिर हम चेंज करते हैं। तो चेंज पॉइंट किसे कहा जाता है? जब हम अपने लेवल को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर लेवलिंग बोथ, फॉर लेवलिंग वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑफ अ डंपिंग लेवल आर प्री रिक्वाइज्ड साइट रिक्विसाइट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सेंटरिंग तो करते हैं हम। तो सबसे पहली बात, जब हमें प्री रिक्वेस्ट साइट की बात करें, अगर लेवलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करने के बाद हम उसे फोकसिंग करते हैं, फोकसिंग करने के बाद हम ऐसे एलिमिनेशन करते हैं। तो ये तीनों स्टेप किया जाता है और ये तीनों हमारा एक एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अगर हम एलिमिनेशन पहले सेंटरिंग करते हैं, फिर हम फोकसिंग करते हैं और फिर हम उसके बाद हम एलिमिनेशन करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट हमारे हो गए। तो कहीं से भी दूर दूर तक हमारा इसमें लेवलिंग का लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो बोल रहा है कि बेंच मार्क इज अ पॉइंट ऑलवेज आर एल इज नोन। तो वही पॉइंट होता है हमारा। अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क वही पॉइंट तो है यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे अपना लेवल सेटअप किया, तो लेवल सेटअप वही करते हैं जिसका हमें आरएल पता होता है, तो वही हमारा बेंचमार्क हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पता करना था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग कंटिन्यूअस रीडिंग वर टेकन रिकॉर्डिंग अ डंपी लेवल विद द 3 मीटर लॉन्ग। तो एक डंपी लेवल है हमारे पास, 3 मीटर लॉन्ग हमारा डंपिंग लेवल है। इसकी स्टाफ जो है 3 मीटर लॉन्ग है, डंपी लेवल है हमारे पास और उसका स्टाफ जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है। तो अगर हम बात करते हैं 3 मीटर लॉन्ग है तो उससे ज्यादा बड़ी यूनिट तो हम ले नहीं सकते। तो अब इसमें बेसिकली बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बी एस रीडिंग। बी एस रीडिंग कौन सी होती है? हमारी बैक जो हमारी होती है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी बैक साइड होती है। तो बैक साइड की जो रीडिंग है उसकी वैल्यू की पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो डिफरेंट कलर से देखते हैं कौन सा कलर लिया जाए, तो हम पर्पल कलर ले लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 0.45 हमारी फर्स्ट रीडिंग है, तो उसे हम बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। फिर हमने इसको चेंज लिया और हमारा 2.360 आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है 2.90। तो आप देखो 3 मीटर लॉन्ग तो हमारी है ही, 3 मीटर लॉन्ग हमारी स्टाफ है, इससे ज्यादा 2.9 से ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? 4 साइड हो जाएगी, इस वाली की 4 साइड हो जाएगी। फिर हम 0.70 की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग अगेन हम बैक साइड बोलेंगे। फिर 1.65, फिर 2.40, ये हमारी फिर से क्या हो गई? 4 साइड, क्योंकि इसके बाद बड़ी यूनिट नहीं है। फिर हमारा 0.320, 0.320 भी हमारी बैक साइड हो जाएगी। फिर हमारा 4 साइड ये हो जाएगा 2.95। तो अगर हमें बैक साइड की बात करें तो एक हो गया हमारा 0.425, फिर हमारा हो गया 0.70 और फिर हो गया हमारा 0.320। तो 3 यूनिट हमारी बैक साइड है, जिसका आंसर हमें पता है बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अ लाइन ऑफ लेवल हैज बीन रन फ्रॉम अ बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन प्लस 125.42। तो रन कर रहा है एक बेंच मार्क से हमारा एलिवेशन, तो ये हमारा पहला हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट आरएल हो गया, हमारा हो जाता फर्स्ट आरएल। और अगर हम बात करें एंड एट अनदर बेंचमार्क एट एलिवेशन ऑफ
प्लस 125.4 मीटर। ये हमारा लास्ट आरएल हो गया क्योंकि पर एंड कर रहा है। ये मेरा हो जाएगा लास्ट आरएल। अब अगर हम बात करें सम ऑफ बैक साइड इज, तो सिग्मा मतलब जो हमारा समीशन है बैक साइड का वो है हमारा 17.58 मीटर और द सम ऑफ फोर साइड इज 17.61 मीटर। क्लोजिंग एरर फाइंड करने को बोल रहा है। क्लोजिंग एरर की अगर बात करें तो क्लोजिंग एरर फाइंड करना है हमारा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है कि एरर जो होता है हमारा, अगर हम एरर की बात करें तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। एरर को अगर बात करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग एरर है अगर इसमें सम करें तो ये बेसिकली क्या है, जो सिग्मा हमारा डिफरेंस होता है बैक साइड माइनस फोर साइड, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस हमारा फर्स्ट आयरन। तो इनकी वैल्यू को अब अगर हम पुट करें, सबसे पहली बात एरर हमें फाइंड ही करना है तो इसको तो प्लस में रख देंगे यहाँ पर। अगर समीशन ऑफ बैक साइड की बात करें तो ये हमें दे रखा है 17.58, तो ये हो जाएगा मेरा 17.58 माइनस 17.58 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17.61 और फोर साइड का एरर हमें दे रखा है 17.61 ये हो जाएगा। लास्ट आरएल की बात करें तो लास्ट आरएल हमें दे रखा है 125.45, तो 125.45 माइनस 125.42 अब इसको अगर सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आप देखो 125 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 0.4 भी कैंसिल हो जाएगा तो 0.03 आ रहा है 0.03 और एरर यहाँ से आ ही रहा है हमारा, एरर यहाँ से आ रहा है प्लस। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बेसिकली माइनस में आएगा, ये भी आ रहा है 0.03। अब अगर हम मुझे एरर फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है इधर चला जाएगा दोनों 0.03 प्लस 0.03, 0.03 प्लस 0.03 मेरा बन जाएगा 0.06, 0.06 आंसर आ रहा है 0.06 जो कि हमारा को देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.06 मीटर हमारा क्लोजिंग एरर है। एसएससी जेईई 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेवलिंग वर्क वाज कैरिड आउट अलोंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग अ डंपी लेवल एंड अ लेवलिंग स्टाफ ऑफ 3 मीटर लेंथ। तो 3 मीटर लेंथ हमारी लेवलिंग स्टाफ की लेंथ है 12। वहीं पे बोल रहा है कि द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वर टेकन, तो 1.155, 2.74, 0.75, 1.79 मीटर। तो ये हमारी सक्सेसिव रीडिंग ली गई है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन बुकिंग द फोर रीडिंग्स। तो इन फोर रीडिंग्स को जब मुझे अपने बुक में ऑर्डर लिए हमें इसको प्रेफर करना है, अगर उसे नोट डाउन करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पहली रीडिंग हमारी बैक साइड होती है, पहली रीडिंग हमारी बैक साइड हो जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ देखो 2.74, इसके बाद फिर से मुझे छोटी रीडिंग लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये मेरी लास्ट रीडिंग होगी। यहाँ पर फिर लेवल को शिफ्ट किया तो ये फिर से बैक साइड हो जाएगी और फिर ये लास्ट रीडिंग होगी तो ये मेरी फोर साइड हो जाएगी। तो बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेवल at a benchmark is 1.56 meter and a foresight at a point A is taken on an inverted staff is 1.65 meter. Calculate the reduced level of a point A if the reduced level on the benchmark is 150 meter. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक बैक साइड रीडिंग ली गई है हमारी लेवल से एट अ पॉइंट बेंचमार्क इज 1.56। तो मान लो कि हमारा एक पॉइंट है जहां पर हमने लेवल ऐसे लेवल लगा रखा है जहां से हमने अपनी एक रीडिंग ली है, बैक साइड रीडिंग ली है जिसको हमने बोला 1.56 मीटर और फोर साइड रीडिंग ली गई है लेकिन वो इन्वर्टेड स्टाफ से ली गई है। तो जो कि हमारी फोर साइड रीडिंग आ रही है यहाँ से तो वो है हमारी 1.65 मीटर, ये हमारी आ रही है 1.65 मीटर। तो अगर हम बात करते तो रिड्यूस लेवल ऑफ ए पूछा जा रहा है, ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल पूछा जा रहा है। बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल मुझे पता है जो कि दे रखा है हमें 150 मीटर। तो ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले तो हम हाइट निकालेंगे पूरी, तो पूरी हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.65 और 1.56 को हम ऐड ऑन कर देंगे तो इसे ऐड करेंगे तो ये 11, 1 कैरी तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी और ये हो जाएगा हमारा 3.21 और आरएल हमें पता है 150। तो यहाँ तक का आरएल पता करना है, आरएल ऑफ ए पॉइंट पता करना है तो ये हाइट को हम 150 में ऐड कर देंगे। तो 150 में जब मैं ऐड कर दूंगी 3.21 को जब हम ऐड करेंगे तो 3.21 हमारा ऐड करते ही बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 153.21 मीटर। तो बेसिकली हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 2018 में एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द लेवलिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है हमारे ए एंड बी ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के दोनों ऑपोजिट साइड पर हमारे पॉइंट है ए और बी। द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन आउट। तो अगर हमने ये फॉलोइंग रीडिंग ली है, जब लेवल स्टेशन हमारा ए पे था तो हमारे स्टाफ की रीडिंग थी 2.50 और 1 रीडिंग ली हमने। वेल वहीं पे अगर हमारा लेवल स्टेशन बी पे था तो हमने ए पे जो लिए वो 3.4 और हमारा बी पे जो हमने लिया वो 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हम इसको दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एच ए।
इसको बोल देंगे एच बी, इसको बोल देंगे एच ए डैश और इसको बोल देंगे एच बी डैश। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें एच एल निकालना पड़ेगा, एच एल निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आर एल ऑफ ए तो पता है, आर एल ऑफ ए पता है और आर एल ऑफ बी मुझे पता करना है। तो एच एल निकाल लेते हैं सबसे पहली बात। अगर हम एच एल की बात करते हैं तो एच एल हमारा क्या था, हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा जैसे तरीके से देखा था। तो ये इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो एच बी माइनस एच ए ब्रैकेट में प्लस फिर एच बी डैश माइनस एच ए डैश और इनका सम करके हमने इनके डिफरेंस का सम करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात 1 को 2.50 से माइनस करेंगे तो बेसिकली माइनस में आएगा हमारा 1.50 और यहाँ पर हम करेंगे इसको, अगर हम माइनस करेंगे तो 3.40 को 2 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1.40 अपॉन 2। पर लेकिन ये मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि हमारा जो एच बी डैश है वो 2 है और वो हमारा 3.40, तो ये माइनस में आएगा। तो बेसिकली ये आ रहा है 1.9 अपॉन 2 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0 ये हमारा आ जाएगा 0.95 हमारा आ जाएगा। ये तो मेरा एच एल निकल के आया। अब हमें पता है कि हमें पता है आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल ऑफ बी। इसमें एच एल को प्लस कर देंगे लेकिन पर एच एल की वैल्यू हमारी माइनस में। आर एल ऑफ ए हमारा 100 है, यहाँ पर आर एल ऑफ बी जिसकी निकालनी है 0.95। अब आपको देखने को यहाँ से मिलेगा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद क्या आ रहा है हमारा 0.95 का हमारी ऐड हो जाएगा। तो 100.95 हमारे आर एल बी की वैल्यू निकल, जो कि क्या है 100 से ज्यादा है। तो यहाँ आपको पता चल ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर कि आर एल ऑफ बी क्या लेस देन 100 है, नहीं बिल्कुल करेक्ट। एग्जैक्टली 100 मीटर है, वो भी गलत बात हो गई। सबसे ज्यादा क्या निकल के आ रहा है कि इट इज मोर देन 100 मीटर, तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एज पर द बॉडिज रूल फॉर बैलेंसिंग अ ट्रावर्स। तो ट्रावर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडीज रूल के अकॉर्डिंग क्या कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो लेटीट्यूड हमारा कोई भी एनी साइड गिवन है, अगर हम बात करें तो एरर कैसे निकालते हैं, तो ना हमारा प्लस होता है, ना ही हमारा नेगेटिव होता है और ना ही हमारा डिवाइड होता है, हमारा सीधे मल्टीप्लाई में फॉर्मूला निकल के आता है जो कि कहता है एरर इन द लेटीट्यूड मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन पेरीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ क्लोज टावर्स। तो हमारा क्लोज टावर्स है, मान लो एन साइड का क्लोज टावर्स है, तो वो बोल रहा है कि विच वन इज द इनकरेक्ट, इन कौन सा, ये पता करना है क्योंकि एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द फोर बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन शुड बी इक्वल टू द बैक बियरिंग प्लस माइनस। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा रिलेशन होता है कि फोर बियरिंग जो है वो बैक बियरिंग के प्लस माइनस 180 होता है। अगर हमारा कम है तो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे जब हमारे बैक बियरिंग 180 से ज्यादा है। वेल नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है हमारा, अगर हमारा नंबर ऑफ टावर्स की साइड दे रखी है एन, तो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90। यही स्टेटमेंट में बोला तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वेल नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर बी। तो जब हमारा नंबर ऑफ साइड एन दे रखा होगा तो 2n प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री हमारा सम ऑफ एंगल हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट होगा। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एंगल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो सारे एक्सटीरियर एंगल के सम बोलो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ बोर्डिच मेथड। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं ट्रावर्स में, ट्रावर्स की बात करते हैं, ट्रावर्स में अगर उसकी पता करना चाहते हैं, एरर को पता करना चाहते हैं हम, तो सबसे पहली बात हमारे 3 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है हमारा एरर को पता करने के लिए, एक होता है हमारा बोर्डिच मेथड होता है, एक हमारा होता है ट्रांजिट मेथड और एक होता है हमारा। तो बोर्डिच मेथड, ट्रांजिट मेथड एंड फिर होता है एक्सिस मेथड। यहीं पे अगर हम बोर्डिच मेथड की बात करें तो ये हमारा दोनों ही जो हमारे लीनियर और एंगुलर के लिए होता है, मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों के लिए ही प्रिसाइज इक्वल है, दोनों के लिए ही प्रिसाइसली इक्वल होता है बोर्डिच मेथड में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिट मेथड हम ज्यादा एम्फेसाइज करता है, वो ज्यादा प्रिसाइज है एंगुलर मेथड, एंगुलर मेजरमेंट के लिए ज्यादा प्रिसाइज, तो मोर प्रिसाइसली किसके लिए होता है, एंगुलर मेजरमेंट के। वेल ये हमारा ट्रांजिट मेथड हो गया, वो हमारा हो गया बोर्डिच मेथड। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा बोर्डिच मेथड होता है उसमें हमारी लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। जब हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली रूट एल के इक्वल होती है और एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो हमारा 1/√L के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमने देखा कि दोनों ही इक्वली प्रिसाइज्ड माना जाता है हमारे, इक्वली प्रिसाइज्ड माना जाता है हमारे बोर्डिच मेथड में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन एंगुलर मेजरमेंट, ये भी रॉन्ग है।
वेल, एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। बिल्कुल करेक्ट बात है। लीनियर मेजरमेंट के लिए रूट एल के लिए होता है और एंगुलर मेजरमेंट 1/√L के लिए होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए, तो ये वाला स्टेटमेंट कट गया, ये वाला स्टेटमेंट कट गया। और करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी साइड, तो अभी हमने देखा था करेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ अपॉन पेरीमीटर रहता है और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 एंड 4 इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन बिल्कुल द करेक्ट आंसर। ESC 99 पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करना है। तो आप देख सकते हो अभी हमने जस्ट देखा था इंटीरियर एंगल का सम हमारा 2n - 4 तो 90 डिग्री होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और एक्सटीरियर एंगल का सम हमने देखा था 2n + 4 90 डिग्री होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ ट्रावर्स का साइड होता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बिल्कुल आंसर। चल वहीं पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो तो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल का सम भी हमारे एंगल, जो डिफ्लेक्शन एंगल का सम होता है वो हमारा 360 होता है। डिफ्लेक्शन एंगल का सम हमारा 360 होता है, 360 होता है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल सम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसका कमेंट जरूर करिएगा कि क्या करेक्ट आंसर है, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जरूर बताइएगा कि हम इन वीडियोस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आपका वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।